सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना हिंदू एनालिसिस, राइट। सो अपना फर्स्ट टॉपिक है एट हरप्पन साइट अ मिस्ट्री बरीड इन टाइम हुज ग्रेव्स आर दिस। सो अपने आर्टोरियल से आज अपन एक कोशिश करेंगे कि अपने एंशियंट हिस्ट्री के अपन सारी रिवाइज कर लें जो कि हड़प्पा से रिलेटेड है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, राइट। सो जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स है इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है। सो जो भी इस साल के प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, जो अगले साल भी दे रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, या उसके अगले साल भी दे रहे हैं, राइट। सो अपना फर्स्ट पॉइंट कहता है इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेशन रिवर एक्सक्यूवेटर एंड फाइंडिंग्स। तो अपन जो भी साइट जानेंगे उसके बारे में चारों चीज़ें जानेंगे, राइट। तो इससे अगर यूपीएससी रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आया तो अपन इजीली आंसर आउट कर पाएंगे। सो अपनी फर्स्ट साइट कहती है हड़प्पा, फर्स्ट आर्कोलॉजिकल साइट टू बी डिस्कवर्ड। सबसे फर्स्ट साइट थी डिस्कवर की गई थी, कहाँ पे की गई थी सर? पंजाब पाकिस्तान, राइट। कौन से रिवर पे है? रावी। एक्सकेवेटर कौन थे इसके? दयाराम सानी। ये अपने स्टेट यूपीसी में नहीं पूछेगा लेकिन हाँ रिवर और ये सब पूछ लेता है। चलिए, क्या फाइंडिंग्स थी? ग्रेनरीज, रेड सैंडस्टोन, मील टॉर्सो, स्टोन सिंबल्स ऑफ लिंगम, ठीक है, यूनी, पेंटेड पोट्री एंड मदर्ड गॉसेस एंड डाइस, ये सारी चीज़ें यहाँ से पाई गई थी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल काफ़ी इसका यूपीसी का ध्यान उनके रूलर्स पे जा रहा है, तो मतलब वो काफ़ी नाम भी पूछ रहे हैं, तो क्या पता कब पूछ ले, राइट। सो मोहनजोदारो के बारे में पढ़ते हैं, कौन से स्टेट में थी? पाकिस्तान। इसके ऊपर रिवर कौन सा था? इंडस। इसके एक्सकेवेटर कौन थे? आर डी बनर्जी, ई मैकवे, काशीनाथ दीक्षित, सर जॉन मार्शल, 1930। तो ये सारे के सारे इस टाइम पे एक्सक्यूवेशन हुए थे इनके, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रो दे रखा है कि 1920 में आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इंडस वैली में एक्सक्यूवेशन कैरिड आउट किए थे जहाँ पे उन्होंने मोहनजोदारो और हड़प्पा के बारे में पता लगाया था, राइट। तो 1920 से अपन ने खोज चालू कर रखी है। 1924 में क्या हुआ? जॉन मार्शल, डायरेक्टर जनरल जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थे, उन्होंने क्या बोला कि एक न्यू सिविलाइजेशन फाउंड की गई है जिसका नाम है इंडस वैली टू द वर्ल्ड। मतलब इंडस वैली ऑफ सिविलाइजेशन है लेकिन इंडस वैली टू द वर्ल्ड मतलब उनको नाम बताने के लिए, राइट। सो चलिए अपन थोड़ी सी साइट्स और देख लेते हैं आज। ये कुछ साइट्स आपको ज़्यादा लगेंगी लेकिन आप इसको अगर वापस रिवाइज करेंगे तो इजीली हो जाएंगी, तो इतना टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। तो अपन मोहनजोदारो की थोड़ी सी फाइंडिंग्स देख लेते हैं। अपन ने पीछे अभी मोहनजोदारो के बारे में देखा, तो मोहनजोदारो में क्या मिला अपने को? लार्जेस्ट साइट है इन द सिविलाइजेशन की पोस्ट कार्मिशन ब्यूरियल। मतलब जब किसी की डेथ हो जाती थी उसके बाद क्या होता था, जो उनकी जो भी अपन उनको दफनाते हैं समथिंग कुछ करते हैं तो वो सारा वहाँ पे हुआ है। ग्रेट ग्रेनरी मतलब लाइक स्टोर किया जाता था काफ़ी स्टोर ग्रेन्स को वगैरह को, ठीक है। तो ग्रेट बाथ, ठीक है, सील विद पुष्पपति, मदर गॉडेसेस, ब्राउन्स डांसिंग गर्ल, तो ये सारी की सारी चीज़ें अपने को वहाँ से मिली है। चलिए, तो अपन उसके बारे में तो और देख लेते हैं। चाहनदारो तो और जल्दी देख लेते हैं। स्टेट क्या है? पाकिस्तान। रिवर इंदस। एस्केवेटर कौन थे? एनजी मजुमदार। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा क्या क्या मिला है, ठीक है, ये आपको याद करने के लिए रहेगी। लोथल स्टेट क्या है? गुजरात। रिवर कौन सा है? बागोवा, साबरमती रिवर, ठीक है। इसके एक्सकेवेटर कौन थे? एस राव, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नेवल ट्रेड साइट थी, मतलब नेवल यहाँ से बहुत, मतलब नेवी की चीज़ें बहुत यहाँ से होती थी। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात। कौन सी रिवर है? लूनी। इसके एक्सकेवेटर कौन थे? आर बिशट इन 1985 एज पर एनसीईआरटी, ठीक है। सम बुक्स मेंशन जीपी जोशी ऑल्सो, तो ये चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसकी वेट फाइंडिंग्स क्या है? वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, तो 2021 में यूपीसी ने पूछा, धोलावीरा के ऊपर क्वेश्चन था, आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सरकटोड़ा गुजरात में थी, किसने फाउंड करी? जेपी जोशी ने। ओनली साइट विद द बोन्स ऑफ हॉर्स, ओवल ग्रेव, पोर्ट बोरिल, सोल्जर साइन ऑन पोर्ट फोर्ट्स, तो ये थोड़ा सा अभी भी डिस्प्यूटेड है कि बोन्स वगैरह नहीं थे क्योंकि एनसीईआरटी में अलग कहा गया है, तो आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। कालीबंगन, ठीक है, ब्लैक बेंगल्स कहाँ पाई जाती है? राजस्थान। ब्लैक बेंगल्स क्यों कहा जाता है वो दिखते हैं, ठीक है। कौन से रिवर पे? घाघरा। एक्सकेवेटर कौन थे? अमलंत घोष, ठीक है। उसके बाद बंगाल बेंगल फैक्ट्री यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेंगल्स बनते थे जो आज भी बनते हैं, राइट। तो बनावली कहाँ पे है? हरियाणा। इसका रिवर कौन सा था? घाघरा, ठीक है। एक्सकेवेटर आर एस बेशट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है तो आप रख सकते हैं। रूपर स्टेट कहाँ है? पंजाब। रिवर कहाँ है? सतलज। एक्सकेवेटर है वाई डी शर्मा, 1955 से 1956 में मिली। इसका आपको क्या देना है? डॉग बरीड विद ह्यूमन, मतलब कि ह्यूमन के साथ डॉग को ही बरी किया जाता था। राखी गढ़ी स्टेट क्या है? फाइंडिंग्स क्या है? हरियाणा। लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब इंडियन साइट, मतलब कि ये अपन ने देखा मोहनजोदारो थी लार्जेस्ट लेकिन वो पाकिस्तान में है अभी, राइट। अपने यहाँ पे क्या है? राखी गढ़ी सबसे बड़ी, राइट। रंगपुर स्टेट कहाँ है? गुजरात, लोथल के पास है, ठीक है। रिवर क्या है? माद्रा रिवर।
एक्सकेवेटर कौन थे? एम एस वस्या। ठीक है, तो इसकी फाइंडिंग्स आपको थोड़ा देख सकते हैं क्या है। आलमगिरीपुरी। स्टेट क्या है? उत्तर प्रदेश। रिवर हिंडन। एक्सकेवेटर वाई डी शर्मा। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। आलमगीरपुर शायद यूपीसी वापस पूछ ले। दयामाबाद महाराष्ट्र। आप मुझे बताएंगे सबसे नॉर्दर्न साइड है, सबसे साउदर्न साइड है, या ईस्ट है, या वेस्ट है, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। परवरा। वाई डी शर्मा इनके एक्सकेवेटर थे। परवरा इनका रिवर था। हाँ, जहाँ पाई जाती थी। कोट डीजी। अब डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सो स्टेट क्या है? सिंध है। ठीक है, रिवर क्या है? सिंध है। ठीक है, एक्सक्यूवेटर थोड़ा सा आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब ये एक्सक्यूवेटर आप याद कर सकते हैं। इतना एक्सक्यूवेटर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ बस एक ओवर थ्रो लेके जाइए तो आप एग्जाम में क्वेश्चन आया तो सॉल्व कर पाएंगे। एमरी सिंध में पाई जाती है, वही सेम है। ठीक है, सुरकर सुक्ता टोन सुक्ता नेमडोर। तो स्टेट क्या है? सिंध है। ठीक है, रिवर कौन सा है? दाशक रिवर। एक्सक्यूवेटर आप ध्यान रख सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये था जो अपन आज हड़प्पन साइट्स के बारे में देख लिया। आने वाले टाइम में अगर यूपीसी इनसे क्वेश्चन पूछता है तो अपन इजीली इन पे आंसर आउट कर पाएंगे, राइट। तो आप जब भी कोई चीज़ अगर न्यूज़ में आए तो आप उसके थोड़ा सा स्टैटिक में जाके उसको कवर करने की कोशिश कीजिए। अगर आप उसको स्टैटिक में जाके कवर करने की कोशिश करते हैं तो आप इजीली उस चीज़ को समझ पाते हैं और अपने आप अंडर ले पाते हैं, राइट, जिससे कि आप इजीली आंसर भी कर पाएंगे। चलिए अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो अपन G7 G20 काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार आज थोड़ा सा लास्ट बार देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं लगता कि और ज़्यादा आर्टिकल्स आने वाले हैं। ठीक है, द G7 मस्ट बिल्ड अ ग्लोबल कंसेंसस ऑन द वर्ल्ड चैलेंजेस। तो जो भी ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड चैलेंजेस आ रहे हैं उन पे क्या करना चाहिए? G7 को एक कंसेंसस बनाना चाहिए, मतलब कि वो एक साथ कैसे वर्क कर सकते हैं सब मिलके, राइट। सो अपन आज एक लास्ट बार ये G7 G8 G20 को रिवाइज कर लेते हैं। अपन आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अपन इतने डिटेल्स में नहीं करेंगे आपसे, राइट। तो G7 को कौन 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 है? जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान। तो ये सारे के सारे कौन मेंबर्स हैं? ये G7 के मेंबर्स हैं। ठीक है, अभी प्रीलिम्स आ रहा है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए। G8 कौन हो जाता है? रशिया, राइट। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो G20 में कौन कौन आ जाते हैं? टर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मेक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। तो ये सारे के सारे मिलके क्या बनाते हैं? ये G20 बनाते हैं, राइट। तो आपको इन चीज़ का ध्यान होना चाहिए। मैंने आपको ये भी बताया था कि G20 की स्टैब्लिशमेंट क्यों हुई थी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपको ध्यान है तो। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, कब आया था? 1999 में, राइट। सो व्हाट आर द अदर हाईलाइट्स ऑफ G7 समिट। तो अपन देख लेते हैं कि G7 समिट के हाईलाइट्स क्या चल रहे हैं और ज़्यादा न्यूज़ में। ठीक है, तो G7 अनाउंस द कलेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ $600 million बाई 2027 under Partnership for Global Infrastructure Investment PGII to deliver game-changing and transparent infrastructure projects for to developing and middle income countries। तो G7 ने क्या अनाउंस किया? कलेक्टिव मोबिलाइजेशन कर रहे हैं इन लोग, कितना? $600 बिलियन का। ठीक है, बाय 2027। तो आपको ध्यान रखना। अब प्रीलिम्स में क्या होगा? प्रीलिम्स आपको बोल देगा $6000 बिलियन, तो ये हो जाएगा आपका गलत। वो बोल देगा बाय 2025, ये 2027 ही रखेगा, लेकिन इस चीज़ को बदल देगा, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर से यूपीसी किस चीज़ में चेंज लाता है। अब चलिए 600 है तो यूपीसी 6000 क्यों कर रहा है? ठीक है, क्योंकि वो जानता है कि आपने इस चीज़ को पढ़ा या नहीं पढ़ा है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि 600 है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद कर रहा है, किसको? डेवलपिंग और मिडिल इनकम कंट्रीज़ को। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडिया डेवलप्ड में आता है या डेवलपिंग में आता है, राइट। चलिए, तो अपन देखते हैं अब लाइफ कैंपेन के बारे में। इंडिया इंडियन प्राइम मिनिस्टर हाईलाइटेड ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट प्रोग्राम। द गोल ऑफ दिस कैंपेन इज टू इंकरेज एन इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल। तो अपने प्रधानमंत्री ने क्या किया? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स ने लाइफ कैंपेन चालू किया। लाइफ कैंपेन क्या कहता है कि मतलब जो भी अपने को प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ भी बनाना है तो वो अपने को क्या, इन्वायरमेंट को साथ लेके चलना है। मतलब कि इन्वायरमेंट को ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं बनने चाहिए जो इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, मतलब ऐसे प्रोडक्ट बनाइए जो साथ साथ रिसाइकल में होने में भी मदद करते हैं, राइट। तो आपको इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए, तो चलते हैं अपने अपन नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है नो वे आउट, economic abuse is a neglected phase in the understanding of domestic violence। तो यहाँ पे वुमेन के रिलेटेड बात की गई है। अब आप मुझे बताएंगे कि ठीक है, अब आप इसको कौन से टॉपिक से रिलेट करेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि आप इस चीज़ को ऐसे रिलेट कर सकते हैं या ऐसे नहीं रिलेट कर सकते हैं, राइट। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिए।
चलिए तो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की यूएन की क्या डेफिनेशन आती है, फिर थोड़ा से अपन स्टडी करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस ये सारी चीज़ों के बारे में, या सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स हैं या क्या क्या रीजंस हैं। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ने डिफाइन करा है वायलेंस को जस्ट एज वुमेन इज एनी एक्ट ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस दैट रिजल्ट्स इन लाइकली टू रिजल्ट इन फिजिकल सेक्सुअल मेंटल हार्म और सफरिंग टू वुमेन इंक्लूडिंग थ्रेट्स ऑफ सच एक्ट्स ऑफ कोहर्शन और आर्बिट्रेरी डेप्रिवेशन ऑफ लिबर्टी वेदर ऑकरिंग इन पब्लिक और इन प्राइवेट लाइफ। तो मैं आपको ये डेफिनेशंस क्यों देता हूँ, मैं आपको डेफिनेशंस इसलिए देता हूँ कि अगर आने वाले मीन्स में अगर आप अपेयर हो रहे हैं तो आपके पास ये रेडी फैक्ट्स रहते हैं। आप डेली अगर इससे कोई रिलेटेड कोई डेफिनेशन आई, आपने एक दिन में एक डेफिनेशन भी याद करी ना, आपके पास साल में 300 डेफिनेशन हो जाती है, तो आप इजीली एग्जाम में जाके 300 में से कम 50 डेफिनेशन लिख सकते हैं, इतना मैं आपको करा सकता हूँ। राइट, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज़ अ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीगल एजुकेशन ह्यूमन राइट एंड हेल्थ। ठीक है, ये मतलब वही बताया कि कैसे कैसे इम्पैक्ट होता है। राइट, तो अपन अब इस आर्टिकल से थोड़ा देख लेते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या है। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, मतलब एक पावर मिसयूज़ होता है रिलेशन के बीच में, सिंपल सी बात है ना। ठीक है, तो अपन हम देखते हैं इसका प्रेवलेंस क्यों है, क्योंकि अपन ये देख रहे हैं कि मोस्टली जो अपन ये देखते हैं कि आज भी अपनी काफ़ी पॉपुलेशन इलिटरेट है। ठीक है, तो उनको ध्यान नहीं है कि हाँ हमारी सेफ्टी के लिए इतने सारे लॉस बने हैं या नहीं बने हुए हैं। राइट, तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, लोगों को ये ध्यान नहीं है कि उनकी फंडामेंटल राइट है सेफ रहना। राइट, लेकिन अपन ये देखते हैं कि काफ़ी लॉस आ जाते हैं पेपर पे, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे नहीं हो पाता है, वो भी एक अपने लिए कंसर्न है। राइट, उसके बाद अपन देखते हैं कि अगर अपन को ठीक ठीक है, अपने को चलिए पता भी है कि हाँ भाई अपन ऐसे फंडामेंटल राइट्स को इशू कर सकते हैं, लेकिन उसमें कितना टाइम लग जाता है, मतलब एक कोर्ट गया केस, उसके बाद उसमें कितना टाइम लगेगा उसके डिलीवरी वगैरह में। तो आप सोचिए कि इतना सामने वाले बंदे को और मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो अगर अपने को इस चीज़ को ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने सबसे पहले अपने इस प्रोसेस को स्पीडली करना पड़ेगा। राइट, ठीक है, तो अब अपन क्या कर सकते हैं, अपन ने काफ़ी सारे ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाए वुमेन से रिलेटेड। तो अगर जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स फॉर वुमेन। ठीक है, तो वो अलग से बनाया अपन ने सारे काफ़ी सारे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना रखे हैं। ठीक है, मैं आपको हर हफ्ते में 3 दिन तो मैं आपको वुमेन से कराता हूँ। पोस्ट एक्ट हो गया या काफ़ी सारे जो न्यूज़ में आते ही रहते हैं। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस में हमेशा 2 क्वेश्चन तो वुमेन से पूछे जाएंगे ही जाएंगे। राइट, तो आप इसका ध्यान रखें। चलिए तब मैं आपको थोड़े से वे फॉरवर्ड बता देता हूँ कि अगर आप मेंस का आंसर लिख रहे होंगे तो आप वे फॉरवर्ड में क्या लिख के आएंगे। राइट, सो आप पहले ये बताएंगे कि हाँ आप कैसे लोगों को कोऑर्डिनेट करा सकते हैं, मतलब जो सेम प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं तो उनका एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि हाँ वो लोग कैसे एक साथ इस प्रॉब्लम के बाहर आ सकते हैं। राइट, फिर अपन को सिर्फ लॉस बनाना नहीं है, अपने को लोकल कम्युनिटी को उसमें इंगेज करना पड़ेगा। ठीक है, लोकल कम्युनिटी नेटवर्क बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप लोकल कम्युनिटी को इंगेज करके बनाओगे लॉस तो काफ़ी बार वो इम्प्लीमेंट ईजिली हो पाते हैं, लेकिन अगर आप उनको इंगेज नहीं करते हो तो वो इम्प्लीमेंटेशन में उतना ही प्रॉब्लम फेस करते हैं। राइट, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। चलिए तो आप और क्या बता सकते हैं कि ठीक है, उसके बाद आप ये बताइए कि हाँ आप जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अगर आप 2005 में लाए थे तो अगर उसमें अगर आपको कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है तो आप वो चेंज लाइए। अपन क्या करते हैं, अपन काफ़ी सारे लॉज बना लेते हैं लेकिन अपन उसमें कुछ चेंज लाना है टाइम के अकॉर्डिंग तो अपन चेंज नहीं लाते हैं। राइट, जैसे अपन ने होमोसेक्सुअलिटी देखा तो होमोसेक्सुअलिटी में इतने टाइम बाद चेंज आया, तो वो क्यों था, जल्दी आना चाहिए था ना। अगर अपन टाइम से इवॉल्व हो रहे हैं तो चेंज आता रहना चाहिए। राइट, हाँ लेकिन वो इतना लेट आया, लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि उसकी दूसरी साइड ये थी कि सोसाइटी इतने टाइम से रेडी नहीं थी एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे सोसाइटी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाती है वैसे ही जुडिशरी के लिए लॉस पास करना इजी हो जाता है। तो आप ये देखिए सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाने से कुछ नहीं होगा, सोसाइटी को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अपन को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को अवेयरनेस कैंपेन्स ये सारी चीज़ें चालू करनी पड़ेगी जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो। ठीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होगी तो अपन ईजिली उस चीज़ के लिए डील कर पाएंगे। राइट, जैसे काफ़ी डीप वैल्यूज़ और कल्चर्स भी हैं। जैसे अपन देखते हैं कि काफ़ी कल्चर ये कहते हैं कि नहीं हमारी हमारे घर की लड़कियां वर्क नहीं करेगी या समथिंग ऐसा। तो मैं कल्चर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हाँ ऐसी चीज़ भी होती है कई बार, तो अपन शायद उस पर भी थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं। राइट, तो अपन इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आप वुमेन के ऊपर, चलिए अवंती देशपांडे ने लिखा है, आप वुमेन के ऊपर क्या करें, 1 या 2 पेज के नोट्स बना के रखें कि अगर मेंस में कोई क्वेश्चन आया तो आप इजीली उसको आंसर आउट कर सकते हैं। राइट,
तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। आज अपना लास्ट आर्टिकल रहेगा एंटी सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज फ्यूल्ड स्प्रेड ऑफ हेट desensitized us from its effects. It represents an existential threat to democracy, which requires dialogue and respect. तो आप ये देखिए कि सोशल मीडिया का कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है अपने यहाँ, अपने को इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसका एक्सटेंड क्या है सोशल मीडिया का। आज अपन सोशल मीडिया से एक्सटेंड सारी चीज़ें डील कर लेंगे। अपना सोशल मीडिया कौन से जीएस के टॉपिक्स में आता है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दें तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं एक्सटेंट ऑफ सोशल मीडिया, राइट। सो सबसे पहले अपने यहाँ बहुत सारे यूजर्स हैं, मतलब लाइक बहुत सारे यूजर्स मतलब क्या होता है, आपका मतलब क्या है। 574 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं अपने 2019 में अकॉर्डिंग टू अ सर्वे। 574 मिलियन एक्टिव यूजर्स। तो आप एक्टिव यूजर्स की बात कर रहा हूँ मैं आपको। सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है आफ्टर चाइना, ठीक है। अपनी देख ही रहे हैं कि अपने यहाँ पॉपुलेशन अब चाइना को अपन पीछे कर ही रहे हैं। तो अब अपने यहाँ सिंपल सी बात है कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मार्केट होने वाला है किसका, वर्ल्ड का, ठीक है। अपन अब थोड़ा सा बेनिफिट्स देख लेते हैं कि बेनिफिट्स क्या है सोशल मीडिया के। कुछ नेगेटिव भी होंगे तो कुछ बेनिफिट्स भी हैं। डीमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब पहले क्या होता था, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आपको बहुत इधर उधर घूमना पड़ता था, लेकिन अब क्या हो गया है, अब वही इन्फॉर्मेशन डेमोक्रेटाइज हो गई है, मतलब आपको इजीली मैनर में मिल जाती है, राइट। आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिली है काफ़ी, राइट। पहले आपको एक चीज़ के लिए काफ़ी कुछ इधर उधर ढूंढना पड़ता था, लेकिन अब क्या हो गया है, आप इजीली वो अपॉर्चुनिटीज़ को रेंडर कर सकते हो, मतलब इजीली पा सकते हो, राइट। वाइडर एंड हेट्रोजीनियस कम्युनिटीज़, ठीक है। पहले क्या होता था, कुछ ही कम्युनिटीज़ तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाती थी, लेकिन अब हर कम्युनिटी सारी चीज़ों में कहीं पे भी पार्टिसिपेट कर सकती है, राइट। तो ये सोशल मीडिया का एक फ़ायदा है, ठीक है। और क्या फ़ायदा है सर, तो चीप एंड ईजी है, ठीक है। पहले चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, अगर कुछ चीज़ें भी अपने को बाहर जाके करनी थी, ठीक है। मतलब जैसा कोई अपने को पढ़ाई करनी है तो अपन को बाहर जाके रहना पड़ता था, कोचिंग करनी पड़ती थी, लेकिन आज क्या है, अपन घर रह के भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अपने लिए थोड़ा चीप और इजी तो हो ही गया है, राइट। मैं उसके ऑनलाइन के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं बताऊंगा आपको राइट, वो अपन कभी और डिस्कस करेंगे। काउंटरिंग द हेजोमनी, ठीक है। मतलब क्या होता है, अब पहले अपन काफ़ी ट्रेडिशनल प्लेयर्स थे अपने, राइट। सो ट्रेडिशनल प्लेयर्स से क्या हुआ है कि सोशल मीडिया में काफ़ी उनको एक हेजेमनी थी जो उनकी, जो उनको तोड़ी है, राइट। अब जैसे अपन नॉलेज कहीं से भी पा सकते हैं। पहले क्या होता था, अपने पास सिर्फ कुछ नॉलेज के कुछ ही जने होते थे जो इन्फॉर्मेशन देते थे, लेकिन अब अपन नॉलेज कहीं से भी पा सकते हैं, ठीक है। क्लोजिंग द डिस्टेंस, पहले क्या होता था, डिस्टेंस काफ़ी होता था लोगों के बीच में इन्फॉर्मेशन को लेके, दूसरी चीज़ों के लेके, लेकिन अब क्या हो रहा है, सोशल मीडिया ने वो डिस्टेंस को कम कर दिया है, ठीक है। डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द गवर्नमेंट, आप सोशल मीडिया से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट से। लेकिन चलिए, ये तो अपन ने कुछ देखा कि इसके बेनिफिट्स थे, अब अपन अब इसके थोड़े से चैलेंजेस भी तो देखें। कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी होंगे इसके, राइट। तो इसके चैलेंजेस है, आपके हेट स्पीच बढ़ रहा है, मतलब कोई भी कहीं पे भी कुछ भी कमेंट कर सकता है। ट्रोलिंग वगैरह आप देखते हैं कितनी चलती है, क्योंकि कोई भी कैसे भी आईडी बना के किसी को भी कभी भी ट्रोल कर सकता है, किसी भी नाम से ट्रोल कर सकता है, किसी भी तरह के कमेंट से ट्रोल करता है। तो आप देखिए कि कितना ये चीज़ इम्पैक्ट करती है, राइट। आप ये देखेंगे, आप लिखेंगे हेट स्पीच एंड र्यूमर्स, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं फेक न्यूज़। अब मैंने आपको एक आर्टिकल कराया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मॉब वॉलेंस की वजह से कितना अपने यहाँ पे डेथ इंक्रीज़ हो रहा है, इंटॉलरेंस इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, इंटॉलरेंस, राइट। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। फिर फेक न्यूज़ हो गया, फिर आपकी ऑनलाइन ट्रोलिंग मैंने आपको बताई अभी, ठीक है, कि ऑनलाइन ट्रोलिंग कितनी हो रही है आज की वजह से, ठीक है। तो इससे क्या होता है, काफ़ी वुमेन सेफ्टी इश्यूज, चाइल्ड एब्यूज़, ये सारी की सारी बढ़ रही है। मैंने आपको एक चाइल्ड एब्यूज़ से रिलेटेड आर्टिकल कराया था जब मैं आपको पॉश एक्ट ये सब करवा रहा था, राइट। तो अपन अब क्या कर सकते हैं, अपन वे फॉरवर्ड में ला सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं कि जो फेक आईडीज़ बन रही है या जो फेक न्यूज़ आ रही है वो अपने आप ही हट जाए, राइट। तो फाइटिंग मिस इन्फॉर्मेशन विद इंफॉर्मेशन, अपन इस चीज़ के बारे में वर्क कर सकते हैं, राइट। अब यूट्यूब क्या करता है, इंक्रेज करता है कि अगर आपको कोई लिंक ख़राब लगती है तो आप उसको रिपोर्ट करें। तो रिपोर्ट करने से क्या होता है, यूट्यूब उस वीडियो को हटा देता है, या मोस्टली हटाने की कोशिश करता है अगर वो सही में उनके द्वारा देखी गई और गलत है, ठीक है। ब्रिंगिंग रेगुलेशन, तो आप थोड़ा सा रेगुलेशन लाइए कि हाँ, जैसे अगर कोई हेट स्पीच है तो उसके अगेंस्ट आप केस फाइल कीजिए, ये सारी चीज़ें कीजिए, ठीक है। अपन ये बोलते हैं कि अपन लिटरेट इलिटरेट हैं, तो अपन आप सोचिए कि डिजिटली कितने इलिटरेट हैं, तो अपने को लोगों को
कितना करना पड़ेगा, डिजिटली लिटरेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। लिटरेसी के साथ क्या करना पड़ेगा, डिजिटल लिटरेट। आज काफ़ी जनों को पढ़ना आता है लेकिन उनको काफ़ी बार डिजिटल लिटरेसी के बारे में आज भी ध्यान नहीं है कि उनके रिलेटेड क्या लॉज हैं या क्या नहीं है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। लीगल मेजर्स लिए जा सकते हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, कि भाई यहाँ कैसे टाइम के इलेक्शंस पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मिस इन्फॉर्मेशन को रोका जाए, एंड कैसे वर्क किया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया से थोड़ा ध्यान रखें, और आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि सोशल मीडिया को आप कौन से टॉपिक से लिंक करेंगे आपके जीएस में, राइट, क्योंकि ये आपके डायरेक्टली टॉपिक आता है, राइट। ये मोस्टली मैं आपको बताता हूँ GS 3 में आता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा टॉपिक है और कैसे लिखा हुआ है उसमें, राइट, कौन सी लाइन्स हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे, टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और आपके लिए मैंने एक GS PYQ का, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, एक ग्रुप बना रखा है जिसमें आप डेली 2 PYQ सॉल्व करेंगे। आने वाले 2024 या 25 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए PYQs काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। तो आप वहाँ से PYQ सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो उधर ही मिल जाएगा लिंक के द्वारा, राइट। सो अपन ऐसे ही मिलते रहेंगे और एडिटोरियल्स के साथ।